हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की होने वाली परीक्षा में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र पर बातचीत करूंगा। यह प्रश्न पत्र CGPSC सन 2009 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ली थी उसका पेपर है। उस पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से CGPSC में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता क्या है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया है। भाषा जटिल है, भाषा सरल है, भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है, भाषा निर्झर के तरह अपने आप आगे बढ़ती है। तो इसका जो उत्तर है वह सी है। दूसरा सवाल है, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो इसका भी आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी है। तीसरा सवाल है, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है। यह सिलेबस में लगा हुआ पाठ्यक्रम में है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर भी सी है, व्याख्यात्मक और भावात्मक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिया है। आप जानते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ज़्यादातर सांस्कृतिक प्रधान निबंध लिखे हैं, ललित निबंध उन्होंने लिखा है। इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक। अगला सवाल है, 5वां सवाल, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसनिष्पत्ति उक्त सूत्र किस आचार्य एवं किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यह भरत मुनि इसका सही आंसर होगा। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों की संख्या कितनी मानी है। ये सवाल बहुत बार परीक्षाओं में आता है। तो इसका सही उत्तर है 8। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं। इसका उत्तर है भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ। इसका सही उत्तर है ध्वनि। अगला सवाल है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। तो इसका सही उत्तर है 6। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है। तो इसका उत्तर है अरस्तु। प्लेटो ने कवि को क्या माना है। इसका सही उत्तर है अभिकर्ता। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही उत्तर है अरस्तु। विरेचन क्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यह है, विरेचन है मनोविकारों का शुद्धिकरण। आप कई बार पढ़े भी होंगे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर है क्रोचे। क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं। इसका सही उत्तर है आत्मवादी। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक सिद्धांत है। तो ये है यूरोपी।
अगला सवाल है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? यह है स्वानुभूति। 18वां सवाल है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किसे माना जाता है? तो प्रसाद पंत निराला महादेवी। किस समीक्षक ने छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है माना है? तो जब भी भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात आए तो सवाल का उत्तर लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन इसमें सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1935 में। अगला सवाल है, प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है। स्वोद्देश्यता का अर्थ है, 4 विकल्प दिया हुआ है, इसका सही उत्तर डी है, किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो इसके लिए 4 विकल्प दिया हुआ है, प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही चेतना से। तो प्रगतिवादी कविता जनजीवन के बीच से इसका सही उत्तर है। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो ध्यान देना है कि नहीं लिखी है, तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम। 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। और बाकी आप विकल्प देखेंगे तो सब अलग अलग कालखंड के कवि हैं। अगला सवाल है, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के नाम शीर्षक लिखिए। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसका सही आंसर है माझी न बजाओ बसंती हवा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, तो शिल्पगत चमत्कार इसका सही उत्तर होगा। प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। ऐसे कवियों के बारे में बताना है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। अगला सवाल है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नागरी लिपि सुधार समिति बनाई? इसके संयोजक काका कालेकर थे। सन पूछा है तो इसका सही उत्तर इसमें दिया गया है 1935। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 10 तक दिया हुआ है। तो जब आप देवनागरी लिपि पढ़ेंगे या फिर भारत का हिंदी भाषा संवैधानिक रूप में दिया गया है तो उसके अनुच्छेद शुरू में ही बताया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं।
अगला सवाल है, निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन, ये भाषा विज्ञान से सवाल है, का कारण बताइए। इसके लिए 5 विकल्प दिया गया है। आपका दौलत खाना कहाँ है? श्रीमान किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं? कैसे कृपा की? मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। मेरा गरीब खाना यही है। तो ये अर्थ परिवर्तन का कारण बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा नम्रता प्रदर्शन। अब जितने भी वाक्य पढ़ेंगे कहीं न कहीं इसमें नम्रता का भाव मौजूद है। अगला सवाल है, निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है? पहला, मुकुट से मयूर, नूपुर से नेऊर, मुकुल से बऊर। तो इसका सही उत्तर है स्वर विषमीकरण। अगला सवाल है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। इसको ए, बी, सी से भी याद कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? अब इसमें 4 विकल्प दिया गया है, उसमें सही विकल्प है स्वर पहले बाद में व्यंजन। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी की मूक वर्ण कौन से हैं? मूक वर्ण मतलब जो साइलेंट होते हैं। इसमें विकल्प दिया गया है, जिसमें हाफ में एल और नाइफ में के साइलेंट हो जाता है। 37वां सवाल है, अर्थ संकोच क्या है? बातचीत करने में कतराना और चुप रहना, श्रोता गलत अर्थ ग्रहण करता है, कालांतर में नाम बदल देना, और डी ऑप्शन इसका सही है, जो पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष होने लगता है। जिसके माध्यम से राज कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा होती है? तो इसकी परिभाषा इतना लंबा चौड़ा दिया, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा राजभाषा। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? ये कई शब्दों को दिया है, जिसमें तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, मलाई। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। इसका सही उत्तर है फारसी से लिया गया है। देशज का क्या अर्थ है? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी है, न तत्सम है, न तद्भव है, यही देशज है। तो इसका उत्तर सी सही होगा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कालखंड नाम वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा? सवाल बहुत आसान है, बस इसको घुमाकर पूछने की कोशिश की गई है, जिसका सही उत्तर है आदिकाल। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ये टेक्स्ट से लिया गया है, इसका सही उत्तर है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिसका सही उत्तर है ए, चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। किस समीक्षक ने कहा, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो इसका
चारों विकल्प कबीर विशेषज्ञों से संबंधित आलोचकों का नाम दिया है, जिसमें सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। क्योंकि सिलेबस में भी कबीर ग्रंथावली जो लगा हुआ है वह श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। अगला सवाल है, जागव जे हरि को भजव मो मनि मोहि आस, हरि बीच घाते अंतरा माया बड़ी विश्वास। उक्त पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है? अब इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, जिसका सही उत्तर है माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। अगला सवाल है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो जवाब भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, जिसमें 400 पद दिए गए हैं। तो उसमें एक वाक्य है कि इसमें सादृश्य मूलक अलंकार की प्रधानता है। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें कूट पद सही उत्तर होगा। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो इसका सही उत्तर है उपालंब काव्य। अगला सवाल है, शंभु निशंभु कुंभिस रण केसरी क्रोध वारिस अरिवृंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ कौन है? 2 नाम लिखा हुआ है, पूछ रहा है कौन है। तो इसका सही उत्तर है 2 मतवाले हाथी हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? आप जानते हैं तुलसीदास भक्ति दास्य भाव की है। निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? एक पद दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किसकी स्तुति की गई है। काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत सुलाग्रकृत दिग्गज व्यक्त गुण नृत्यकारी। तो इसका सही उत्तर इसमें है भैरव रूप शिव का वर्णन किया गया है इसमें। रिक्त स्थान भरिए, खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि रोए हंसय। और रिक्त स्थान दिया गया है यज्ञो है। तो ये रिक्त स्थान में उन्माद शब्द सही होगा। फिर रिक्त स्थान वाला ही सवाल है, भोर ते साँझ लव निहारति बावरी नेकुनहारति। अब इसका सही उत्तर इसमें है कानन और। ये सब टेक्स्ट से लिए गए सवाल हैं, तो इसलिए जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इनका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। अब श्रृंगार काल होना चाहिए, उसके लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन से तर्क दिए हैं? तो उसका सही उत्तर इसमें है डी, श्रृंगार और प्रेम ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? अब इसका सही उत्तर है, इसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें इसका सही उत्तर श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जल प्लावन की बात कही गई है। इसका उल्लेख कामायनी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भूमिका में ही जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। फिर से आ गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा आगंतुक ने सच ने
हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। अब भरना है इसमें, तो इसका सही उत्तर है अरे तुम इतने हुए अधीर। हृदय की अनुकृति वाह उदार, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब इसमें भी भरना है, तो एक लंबी काया उन्मुक्त, ये इसका आंसर होगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समझ। इसमें भरना है, तो इसका सही उत्तर होगा विजयनी मानवता हो जाए। ये सब कामायनी से लिए गई पंक्तियां हैं। तो जो पाठ्यक्रम में लगा है श्रद्धा सर, उसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल दिंग मंडल। ये कविता दे दिया। अब इसके कवि और कविता दोनों का नाम लिखना है। तो ये पंत के परिवर्तन नामक कविता से लिया गया है। अगला सवाल है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। पंत तो छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बाद में उनका कई विचारधाराओं में परिवर्तन होता है। कई विचारधाराओं को ग्रहण करते हैं, जिसमें ये कविता जो है वह प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। अब नीचे रिक्त स्थान है, उसको भरना है। तो सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, नौका बिहार से ली गई है कविता। रिक्त पंक्ति लिखिए। एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर। तो ये तो पंक्ति पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि कुकुरमुत्ता से लिया गया है, निराला द्वारा लिखी गई जो कविता है। लेकिन रिक्त स्थान जो भरना है इसमें होगा गजनवी का बाग मनहर। अगला सवाल है, कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। अब कविता दे दिया, अब इसके कवि कौन है उसका नाम लिखना है और कहाँ से ली गई है। तो ये कविता जो है अंतः सलीला अज्ञे द्वारा लिखी गई कविता है। यह पाठ्यक्रम में भी है। कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। अब यह जो पंक्ति है ये मुक्तिबोध की भूल गलती नामक कविता से ली गई है। रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार, रिक्त है पहाड़, रिक्त है समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई। तो आप जान रहे हैं कि ये अंधेरे से ली गई कविता है, अंधेरे में से परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। तो बहुत सारे सवाल आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक पर आधारित हैं और टेक्स्ट को बड़ी गहनता से पढ़ जाने की ज़रूरत है। अगला सवाल है, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य। रिक्त दिया हुआ है और उसको भरना है। तो इसका सही उत्तर है उसकी वेदना का स्रोत। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जिसका 4 विकल्प दिया हुआ है। 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमईन नामक गांव में हुआ था। सारे
विकल्प में लगभग दिया हुआ है लमही, लसी, लमसी और सबके विकल्प और डेट इधर उधर दिया है, लेकिन जो सही आंसर है वह ए होगा। अगला सवाल है, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा था। अब जब गोदान उपन्यास पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। 4 विकल्प दिया हुआ है। महाराज, घर में न गाय है, न बच्चे हैं, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये आखिरी इसकी लाइन रहती है और काफ़ी मार्मिक दृश्य रहता है। तो गोदान के एकदम टेक्स्ट से लिया गया यह प्रश्न है। निम्न संवाद किसने किससे कहा है। अब यह बात कौन किससे कहा है इसको बताना है। मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। तो जो गोदान से लिया गया है यह कथन है, और जो पढ़ा होगा तुरंत पकड़ लेगा कि गोबर ने झुनिया से इस बात को कहा है जब वह उसके घर से भूसा या गाय लाने जाता है, उसी समय ये सब बातचीत होता है, ये संवाद होता है। निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है, इसका बताना है किस पुस्तक से लिया गया है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से भी कभी मलिन नहीं होती। यह जो लिया गया है यह गोदान से है। निम्न चित्रण किस उपन्यास में है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो रहा था। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियां पीछे मकानों के अंधेरी डेवड़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो देखने से ही लग रहा है कि यह जो कथन होगा वो कहीं न कहीं तमस से है। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए भी हल करना है। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। भीष्म साहनी के उपन्यासों के बारे में पढ़िए और कौन सा उनका नहीं है। दिलो दानिश इसका सही उत्तर होगा। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर है साहित्य अकादमी। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ, तो इसका सही उत्तर है दूरदर्शन। तो आप देख रहे हैं कि तमस से ही 5-6 सवाल पूछ लिया गया है। मैला आंचल की कथा कौन क्षेत्र की है, तो मैला आंचल जो पड़ा होगा वो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की है। और भी विकल्प दिया गया है, रांची के निचले क्षेत्र, पटना के समीप गांव, कोसी नदी के तटीय क्षेत्र। जबकि भूमिका में ही फणीश्वरनाथ रेणु ने बता दिया है कि कहाँ की कविता है, उपन्यास का जो विषय वस्तु है कहाँ से है। किसने किससे कहा, ये भी बताना है, संवाद है ये। मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूँगा। तो ये मैला आंचल से लिया गया है और डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें जो हमेशा सुपारी चबाता है वह है भगवान भगत। तो कितना क्लोज टेक्स्ट को पढ़ना है आप इसे समझ सकते हैं। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है, तो जान रहे हैं कि ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की बात की गई है इसमें। तो ये विकल्प सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है, तो जो भी नाटक लगाए गए उनके पात्रों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसका सही उत्तर है मुद्गल। यह किसका संवाद है, आप देख रहे हैं कई सवाल इसमें संवाद पर आधारित हैं। कष्ट हृदय की कसौटी,
तपस्या अग्नि है। यह देवसेना ने कहा था। किसने किससे कहा, यह भी संवाद पर है। यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। अब इसका सही उत्तर है विजया ने भट्टारक से यह बात कही। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? इसका सही उत्तर है अनंत देवी ने। देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त से भी लगातार 5-6 सवाल पूछे गए हैं। अंधायुग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मन मानव सा कोई चिन्ह न था। इसका सही उत्तर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? इसका सही उत्तर है व्यास ने। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो फिर भी, मैं घेरे में रहूँगा तुम्हें, मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पग दो लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। किसने कहा? तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है यह है संजय। अश्वत्थामा छद्मावेश धारण कर क्या देखने गया था? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। क्या देखने गया था? दुर्योधन और भीम का युद्ध। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? यह आधे अधूरे से लिया गया सवाल है। एक पूरा आदमी देखना चाहती है वो। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। अब ये भी आधे अधूरे से लिया गया है, जिसका सही उत्तर है काले सूट वाला आदमी। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो यह भारतीय लोक नाट्य परंपरा से लिया गया है। सर्वनाग का परिचय। सर्वनाग का परिचय क्या है? यह अंतर्वेद का विषयपति है। श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। तो श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। ये इसका सही उत्तर है। भक्ति किसका नाम है? यह बहुत जाना माना सवाल है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा के विषय कौन कौन से हैं? जब आप श्रद्धा निबंध पढ़ेंगे गंभीरता से तो इसमें जो विषय दिए गए हैं वह है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला है। ये उक्त पंक्ति के लेखक और रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। कहाँ से लिया गया है? यह है मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध से लिया गया है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल वृत्ति क्या है? तो ये है भावात्मिका। इसका सही उत्तर। हृदय को प्रकृत दिशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो इसमें
किसके बारे में यह कथन है? तो ये है कविता के बारे में। अशोक के फूल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो ये फैक्चुअल सवाल है, 1948 में। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ज़्यादातर निबंध ललित निबंध हैं, तो इसका आंसर ललित होगा। तो यह कुल 100 सवाल थे जो कि CGPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर सन 2009 में होने वाले परीक्षा में पूछे गए थे। तो अब उम्मीद है कि एक अनुमान लग गया होगा कि CGPSC में हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे पढ़कर जाना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हम आगे भी इसी तरीके के प्रश्न पत्रों और परीक्षाओं से संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखने और सुनने दोनों।